हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का MCQs एंड हॉट सीरीज़ का तीसरा वीडियो करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं, उसमें हम 35 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ज़रा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं क्या करके। पहले है जी परचेज मशीनरी फॉर 1 लाख फॉर बिजनेस। ये तो बेटा क्वेश्चन में ही कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए ही खरीदी है, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है ही है। ठीक है, फिर पेड 55,000 एज रेंट फॉर ऑफिस। ऑफिस का रेंट पे करा है बेटा, तो ये तो ऑफिस का रेंट तो बिजनेस का खर्चा है ही है, तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो फोर्थ पे पहले आ जाता हूँ। प्रोप्राइटर पेड 30,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज सन फ्रॉम बिजनेस। अब अपने बेटे की स्कूल की फीस देना तो पर्सनल खर्चा है, पर अगर बिजनेस से दिया तो बेटे ड्राइंग्स हो गई ना, तो बिजनेस में तो रिकॉर्ड इसको करना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं ज़रा। कह रहा है प्रोप्राइटर पेड ₹20,000 फॉर द स्कूल फीस ऑफ हिज डॉटर फ्रॉम हिज ओन बैंक अकाउंट। बेटे डॉटर की स्कूल फीस देना पर्सनल खर्चा है और दिया भी अपने पर्सनल अकाउंट से है, तो बिजनेस में तो इसका कुछ हुआ ही नहीं है ना, बिजनेस में ये चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं होगी। तो सी जो है इसको हम कहेंगे भाई सी पॉइंट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है जी, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग रियलाइजेबल वैल्यू बिजनेस की शो नहीं करती है, ये बेटा बिल्कुल सही बात है ना। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूँ, इसका आंसर है ट्रू। रीज़न क्या है, हमने डिस्कस करा था पहले के वीडियोज़ में, जो हमारी बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है, हमारी जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डिंग होती है एसेट्स की, है ना, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है बेटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट किसको कहते हैं, वो कॉस्ट जो हमने एसेट को एक्वायर करने में दी होती है। जिस प्राइस पे हमने एसेट को एक्वायर करा होता है उस कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करते हैं उसको, और डेप्रिसिएशन लगा लगा के हर साल उसको सिस्टमेटिकली रिड्यूस करते हैं, और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसको हम बिल्कुल भी नहीं देखते। तो अगर मेरे को किसी का बिज़नेस खरीदना है ना, या किसी को हमारा बिज़नेस खरीदना है, तो हमारी बैलेंस शीट से ना उसको हमारे बिज़नेस की, हमारे एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू पता नहीं चल सकती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू बिजनेस, ये बिल्कुल सही बात हो गई। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज, इसका हमने जिक्र करा हुआ है, अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये मैंने आपको बताया था बेटा, आर्ट इसलिए होती है अकाउंटिंग, आर्ट का मतलब होता है जब हम कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम कोई तरीका बनाते हैं ना, तो अकाउंटिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना, बैलेंस शीट बनाना। तो उसके लिए हमने तरीके निकाले, किस तरह हमने रिकॉर्डिंग करनी है, आगे तक कैसे जाना है, तो अकाउंटिंग इसलिए तो आर्ट है। साइंस का मतलब होता है, साइंस जो है ना वो प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ना, हर साइंस में हर चीज़ का प्रिंसिपल है, तो अकाउंटिंग भी प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, तो इसलिए अकाउंटिंग भी क्या हो गई, साइंस भी होगी। तो अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं व्हेन बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इट इज़ नोन एज सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम और बही खाता सिस्टम, या नन ऑफ दिस। ठीक है जी, सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बताया था बेटा, किसी ट्रांजैक्शन का तो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, किसी का दोनों रिकॉर्ड होते हैं, किसी का कोई एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता है ना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम तो इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड होते हैं, और बही खाता सिस्टम भी इसका आंसर नहीं, तो इसका आंसर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज इन अकाउंटेंसी। ये बेटा हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग की वो होती है बुक कीपिंग। ठीक है, बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग प्रोफेशनल स्टाफ करता है। तो हाँ, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज इन अकाउंटेंसी, तो ये आंसर बिल्कुल ट्रू है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ओह, मैंने बताया दिया आंसर, तो अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अभी मैंने आपको बताया, तो देखो बेटा एक कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एक ही क्वेश्चन को वो कई तरह से कई एंगल से पूछ सकते हैं, है ना। आपको अगर क्लैरिटी है तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, तो बिल्कुल सही बात है। मैंने वहाँ पे बताया था आपको, है ना, जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। चलते हैं आगे, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। मैंने आपको बताया था इस साल कंट्रोवर्सी है ना, एम्प्लॉइज पहले इंटरनल में रिकॉर्ड होता था, इस बार एक्सटर्नल में रिकॉर्ड होता है ना।
कुछ टीचर अभी भी आपको इंटरनल में करवा सकते हैं, तो जैसे आपके टीचर, जैसे आपके सर मैडम कहेंगे वैसे आप चलिए, है ना। टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल में एक्सटर्नल में ले लिया गया इनको इस बार एम्प्लॉयज़ को। पर एम्प्लॉयज़ को ना मेन मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आ रहे हैं हमारे इस साल के, है ना। अच्छे हुए हैं तो वो बोनस और एक्सपेक्ट करेंगे, सैलरी में इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और हमारे जो ड्यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था फंड्स वगैरह होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह का पैसा वगैरह काटते हैं, तो एम्प्लॉय देखते हैं कि वो डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता, और मैनेजमेंट तो वैसे ही इंटरनल यूज़र है, ये तो आंसर है ही नहीं। रिसर्चर्स को इतना ज़्यादा लंबा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देखने का मतलब नहीं होता। रिसर्चर्स देखते हैं इस साल क्या डेटा आया, और वो पूरे कंट्री का या और उस इंडस्ट्री का डेटा को मर्ज करके और उससे कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो रिसर्चर्स भी इसका आंसर नहीं है। हाँ, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्होंने लोन दिया होता है आपको, है ना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट भी करा होता है, तो इनको देखना होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है ना, कि आप लॉन्ग टर्म में उनका पैसा वापस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है वो रिटर्न उनको मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ से, है ना। बैंक को अपना प्रिंसिपल भी देखना है और इंटरेस्ट भी देखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसका आंसर है बेटा सी। आगे चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल। ठीक है जी बेटा, मैंने आपको ना प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग करवाया था फर्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था क्या प्रोसेस है। इंडिया में रह गया चाइना से आया हुआ कोरोना। तो मैंने बताया था आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग। तो मैंने कहा था जो रिकॉर्डिंग होती है ना वो कहाँ होती है, जर्नल में, और रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग की स्टेज में, क्लासीफाइंग की स्टेज में पोस्टिंग होती है किसके अंदर, पोस्टिंग होती है बेटा लेजर के अंदर। तो ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन अ बुक कॉल्ड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, लेजर। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इन अ बुक कॉल्ड जर्नल, ये फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इज टर्म्ड एज, ये भी मैंने आपको भी जैसे बताया था, तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन करते हो आप पहले कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेबल है या नहीं। रिकॉर्डेबल होती है तो उसको मेजर करते हैं कि भाई कितने रुपए की ट्रांजैक्शन है। फिर उसको सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करा जाता है, जर्नल में, और जर्नल के आगे कहाँ पोस्ट करा जाता है, वो पिछला क्वेश्चन था। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इज टर्म्ड एज जर्नल हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। बेटा हमने लिमिटेशन से पढ़ा था अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है ना। पर्सनल जजमेंट कैसे आती है, जैसे हमने कोई एसेट परचेज करा है ना, हमने सपोज मशीनरी परचेज करी है, तो बेटे कोई भी ना बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मशीनरी 8 साल चलेगी या 10 साल चलेगी या 12 साल चलेगी। तो हम ना एस्टीमेट लगाते हैं, एस्टीमेट लगाया जाता है कि भाई मशीनरी कितने साल चलेगी, है ना। तो जहाँ पे एस्टीमेट आ गया, क्योंकि जब हम लगाते हैं कि कितने साल चलेगी उस हिसाब से हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जितनी लग रही है उस हिसाब से निकलेंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस, है ना। तो जहाँ एस्टीमेट आ गया तो वो बेटा पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होगी, तो ये तो लिमिटेशन है ही है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैंने भी बताया था अकाउंट्स में हम जो एसेट्स को एक्वायर रिकॉर्ड करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जिस वैल्यू पे हमने एसेट को एक्वायर करा होता है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और साथ साथ डेप्रिसिएशन लगा के सिस्टमेटिकली उसको रिड्यूस करते हैं। ये नहीं देखते कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है ना। तो ये भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि अभी बात कर रही थी रियलाइजेबल वैल्यू बिजनेस की पता नहीं चलती। फिर मैंने बताया था एक और लिमिटेशन होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये लिमिटेशन, विंडो ड्रेसिंग। क्या मतलब था विंडो ड्रेसिंग का, मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स बाय कंसीलिंग, है ना, वाइटल फैक्ट्स। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपा के आप अपने अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हो टू शो अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज़। जो आपकी पोजीशन है आप उससे बेटर पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रहे हो, है ना, अकाउंट्स के अंदर गड़बड़ियाँ करके। तो ये भी लिमिटेशन है। तो बेटा तीनों लिमिटेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो नीचे चुपचाप बैठा हुआ ना, डी। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही लिमिटेशंस हैं। आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 46, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स।
अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब आपको खुद पता होना चाहिए, अभी मैंने 2 बार इसके बारे में डिस्कशन करी। हाँ, अकाउंट्स हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही प्रिपेयर होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट वही है जिस वैल्यू पे आपने एसेट को अक्वायर करा है ना, तो उसी वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करते हो, आप नहीं देखते हो मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। तो ये एक हमारी लिमिटेशन भी है, और इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये आंसर क्या हो गया इसका, ट्रू हो गया जी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद डैश ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया था हमारे प्रोसेस के अंदर 7 स्टेप्स होते हैं। इंडिया में रह गया चाइना से आया हुआ कोरोना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। तो बेटा किससे स्टार्ट होता है, आइडेंटिफाइंग से होता है, आइडेंटिफिकेशन से होता है। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्डेबल है भी या नहीं। बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं होती तो बिल्कुल रिकॉर्ड करने की सोचते भी नहीं हम, और बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती तो देखते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल है भी या नहीं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्टेबल होती है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाइंग मैं लिख चुका हूँ। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। प्रिपरेशन और ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज द डैश फीचर ऑफ अकाउंटिंग। वही बात है, स्टेजेस देखो, स्टेजेस का कितना बेनिफिट हो रहा है आपको। ये जो मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में रह गया चाइना से आया हुआ कोरोना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है बताया था, जर्नल में। क्लासिफिकेशन में हम किस में करते हैं, पोस्टिंग करते हैं लेजर में। लेजर जब बन जाता है बेटा उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये सब काम हम किस स्टेज में करते हैं, समराइजिंग की स्टेज में। बेटा आप वीडियो देखोगे ना, आप इसका आंसर ऐसे ही दे दोगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया समराइजिंग। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अकाउंटिंग में भी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अभी मैंने आपको बताया था, हाँ अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे मैंने आपको बताया था एसेट खरीदते हैं तो एसेट की लाइफ को हम एस्टीमेट करते हैं, और कभी भी कोई भी बंदा एग्जैक्ट एसेट की लाइफ को एस्टीमेट नहीं कर सकता, तो पर्सनल जजमेंट की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाती है। और जैसे आपके डेटर्स होते हैं तो हमें ना ईयर एंड पे हम हिसाब लगाते हैं कि अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टीमेट लगाते हैं कि कितने डेटर्स जो हैं हमारे बैड हो सकते हैं अगले साल। उसके लिए बनाते हैं बेटा हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। तो ये भी बेटा दोबारा से एक एस्टीमेट होता है। तो पर्सनल जजमेंट से अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस होती है, तो इसका आंसर बिल्कुल ट्रू है जी ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इकोनॉमिक इवेंट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन डैश ऑर्डर। देखो बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि अकाउंट्स में ना जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं, एज एंड व्हेन इट हैपन्स। इसका मतलब होता है जैसे जैसे होती रहती है वैसे वैसे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कल जो आने वाला कल है उसकी ट्रांजैक्शन को हम पहले रिकॉर्ड कर लें और आज वाली ट्रांजैक्शन को बाद में रिकॉर्ड करें, है ना। मतलब जैसे सपोज आज क्या तारीख है, आज 14 अगस्त है ना। तो 14 तारीख को हमने कुछ ट्रांजैक्शन करी, 15 तारीख को ट्रांजैक्शन करी, 16 तारीख को ट्रांजैक्शन करी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 16 वाली पहले रिकॉर्ड कर लो फिर बाद में आप 14 वाली रिकॉर्ड करो, है ना। तो 14 वाली आज रिकॉर्ड करके चलेंगे, फिर वो भी सुबह वाली पहले करेंगे, फिर दोपहर वाली करेंगे, शाम वाली, जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे करेंगे। तो इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल, ये CH है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो आइडेंटिफाइड एंड मेजर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा इसका आंसर। बेटा ध्यान रखना कुछ चीज़ें ना समझ में आने के बाद लर्न भी करनी होती है, तो ये चीज़ ऐसी जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है जी। कह रहे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो देखो जी, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, ये तो ऑब्जेक्टिव है। किससे पता चलती हैं ये चीज़ें, हम बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो बेटा बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, है ना। फिर थर्ड को पहले पढ़ लेते हैं, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस, ये भी ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल। बिजनेस के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तभी तो हम आगे जाके फाइनलाइजेशन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, या बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तीसरा
जो चौथा पॉइंट है, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइज। ये तो बेटा मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस जानना तो हमारा बहुत मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता नहीं चलेगा तो बस हम अंधेरे में लठ मार रहे हैं इसका मतलब। तो अब बी पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहा टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर। बिजनेस में बेटा प्रोप्राइटर के प्राइवेट एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, हम उसको क्यों रिकॉर्ड करके चलें, है ना। हम एक कॉन्सेप्ट आगे जाके पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर इज सेपरेट, बिजनेस इज सेपरेट। तो बिजनेस में जो रिकॉर्डिंग होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो ओनर के प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलते हैं आगे। कह रहे स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अकाउंटिंग इज नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन लीगल मैटर्स। मैंने आपको बताया था बेटा, प्रॉपर जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, अकाउंटिंग फैसिलिटेट करती है प्रॉपर रिकॉर्डिंग को, जिसकी वजह से हमारे प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉसेस हमें पता चलते हैं, हमारी बैलेंस शीट बनती है ना, हमारे पूरे साल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, उसके बेसिस पे ये चीज़ें बनती हैं। तो कोर्ट इसको बिल्कुल मान्यता देता है जी। कोर्ट कहता है कि भाई अगर कोई केस लग जाए खुदा ना खास्ता, तो कोर्ट है या इनकम टैक्स ऑफिस है ना, तो वहाँ पर असेसिंग ऑफिसर भी आपके रिकॉर्ड्स मंगवाता है, उसके बेसिस पे वो देखता है कि आपकी क्या पोजीशन है, आप सही में टैक्स की चोरी तो नहीं कर रहे, या और भी कई मसले होते हैं जो कोर्ट में केसेस जा सकते हैं, है ना। तो अकाउंटिंग को बिल्कुल वो एक्सेप्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड एज एविडेंस लीगल मैटर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी, तो ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, अकाउंटिंग के थ्रू जो रिकॉर्ड्स बने हैं उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करा जाता है। ये एडवांटेज भी पढ़ी थी हमने अकाउंटिंग की, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन डैश, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने उठाया है। तो इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इज बेस्ड ऑन, बेटा ये पहले बात तो मैं लिख दे दूँ क्या आंसर है, आपको लर्न भी करना होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है किसके ऊपर बेस्ड होती है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये देखो बेटा ज़्यादा इसका जिक्र नहीं है इस चीज़ का चैप्टर के अंदर, है ना, तो ये आपको लर्न भी करना होगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आपको पता है क्या होती हैं, है ना, फाइनेंशियल लेन देन, आप गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, पैसा आप किसी से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, सर्विसेज ले रहे हो, दे रहे हो, तो ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारी कैपिटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को इफेक्ट करती हैं। तो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा था इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज परटेन्स टू द नेशन एज अ होल। ओ भाई साहब, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे नेशन के रिकॉर्ड्स थोड़ी दिखाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है ना। इंडस्ट्री एज अ होल, अब इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, जैसे आप जिस बिज़नेस में हो और उसी तरह के प्रोडक्ट बनाने वाले और जो बिजनेसेस हैं, या उसी तरह के प्रोडक्ट बेचने वाले और जो बिजनेसेस हैं, वो होती है इंडस्ट्री, है ना। तो जैसे आप सपोज करो शूज़ बनाते हो, आप जूता बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो आपके जितने कंपटीटर हैं उस उधर, है ना, जो शू इंडस्ट्री के हैं, तो वो सब मिला के हो जाएगी उस शू बिजनेस की इंडस्ट्री। कोई स्टेशनरी की शॉप है तो वहाँ पे सारे स्टेशनरी वाले हैं, है ना, या स्टेशनरी मैन्युफैक्चर वाले हैं, तो वो स्टेशनरी की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो सारी इंडस्ट्री के रिकॉर्ड्स बेटा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं बताती, है ना। प्रोप्राइटर के बारे में भी नहीं बताती, प्रोप्राइटर के बारे में मैंने अभी पीछे भी बताया था, पर्सनल उसकी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं बताती वो। तो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किससे रिलेटेड होती है, बिजनेस, हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, बिजनेस के बाद कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, क्या उसकी कैपिटल, वो सारा आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है बेटा, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल, ये बेटा सरासर झूठ है तो मतलब ये जो ट्रांजैक्शन है फॉल्स है। अकाउंटिंग से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, और बेटा मेन पर्पस एक हमने पढ़े थे क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स, है ना, क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, उसमें एक मेन फीचर था कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी कैसे प्रोवाइड होती है हम अकाउंटिंग से, बेटा आप प्रॉपर अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपर मेंटेन करोगे और प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाओगे, और जो मेथड आप एक बार फॉलो कर रहे हो कंसिस्टेंटली वही फॉलो करते रहोगे, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल हैं। आप अपने पिछले साल के रिजल्ट्स को, लास्ट ईयर के रिजल्ट्स को करंट ईयर के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को दूसरे बिजनेस से कंपेयर कर सकते हो अगर वो सेम इंडस्ट्री में है ना। तो बिल्कुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होती हैं, तो ये आंसर जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। आप ये तीनों वीडियोस देखोगे आपके लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे इसके अंदर, पर पहले आप कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस देखो, ठीक है बेटा। तो और बाकी इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेटा लाइक करो, ठीक है। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। और ध्यान रखो, है ना, कोरोना फिर बहुत फैल रहा है, कई स्कूल्स खुले थे अभी और उनमें केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फिर से, तो अपना ध्यान रखो, ठीक है बेटा। तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड बेटा, बाय बाय, टेक केयर।